नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कश्मीर में आतंकी एक बार फिर से बड़ी साजिश के साथ अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार हो रही टारगेट किलिंग और गैर कश्मीरियों की हत्या के चलते घाटी में रह रहे गैर कश्मीरियों में एक दहशत का माहौल है। एक के बाद एक हो रही हत्याओं के बाद कश्मीर से गैर कश्मीरियों का पलायन भी शुरू हो गया है। हालांकि सरकार और सेना लगातार एक्शन मोड में है। सेना प्रमुख के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। इधर पुंछ में बड़ा ऑपरेशन सेना लगातार चला रही है। 11 अक्टूबर से जारी ये एनकाउंटर आतंक के अंत तक यानी कि आतंक के खात्मे तक चलने वाला है। एक ओर देश के अंदर आतंक की कब्र खोदने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आतंक के आका यानी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से घेरने की भी तैयारी की जा रही है। वो कैसे, ये हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। शोपियां एनकाउंटर को लेकर ये बड़ी खबर आप सामने आ रही है, जहां पर एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। एनकाउंटर में हालांकि हमारी सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। 2 जवान एनकाउंटर में घायल हुए हैं। ढेर आतंकियों में टीआरएफ का डिस्ट्रिक्ट कमांडर आदिल वानी भी ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आतंक पर लगातार प्रहार जारी है और इस दौरान शोपियां में बड़ी कामयाबी हमारी सेना को मिली है। जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन यानी कि आतंक का सफाई का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसमें शोपियां में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस दौरान हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है और 2 जवान घायल बता रहे हैं। तो बीते 1 साल में सेना किस तरह से आतंकियों का काल बनी हुई है, अब ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। साल 2021 की, मैं इसी साल की अगर बात करूं तो आतंकी 137 आतंकियों को ढेर किया गया। 105 आतंकी हमले इस दौरान हुए हैं और इन आतंकी हमलों में हमारी सेना ने 137 आतंकियों का खात्मा किया, उन्हें खत्म कर दिया गया है। आम नागरिकों की, हालांकि इस दौरान जो आतंकी हमले हुए थे उनमें 26 आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। अभी हमने देखा भी था कि किस तरह से टारगेट किलिंग में कई आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान इन ऑपरेशंस में आतंकियों के खिलाफ इस मुहिम में हमारे 32 जवान भी शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद सेना लगातार आतंकियों के सफाई के लिए काम कर रही है और अभी भी ऑपरेशन क्लीन के तहत कई आतंकियों को घेरा गया है और इन आतंकियों के खात्मे की तैयारी इस दौरान लगातार की जा रही है। 2021 में अब तक की अगर मैं बात करूं तो 137 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। तो आतंक पर एक्शन को लेकर सरकार और आर्मी ने नए सिरे से कमर कस ली है। क्या एक्शन लिए जा रहे हैं इन आतंकियों के ऊपर आतंक की कमर तोड़ने के लिए, यह हम आपको बताते हैं। इस वक्त आपको बता दें कि हर इंटेलिजेंस के इनपुट की मॉनिटरिंग बहुत बारीकी से की जा रही है। 23 अक्टूबर से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान कई ऑपरेशनल फैसले लिए जा सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उनका भी यह दौरा है, बल्कि वो फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की। कश्मीरी पंडित, सिख और हिंदुओं की सुरक्षा इस दौरान बढ़ा दी गई है, क्योंकि पिछले दौरान यह देखा गया था कि खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज हैं उनको आतंकी खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब तक क्या क्या बरामदगी आतंकियों के खिलाफ हुई है। यह बहुत दिलचस्प चीज है। जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, पिस्टल, साल 2020 में अब तक 163 पिस्टल बरामद की गई हैं और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2019 में 48 पिस्टल्स की बरामदगी की गई थी। यह पिस्टल मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और 2018 में 27 पिस्टल की बरामदगी की गई। अब आप इस चीज को जरा समझिए, सिर्फ 10 सेकंड में आपको एक चीज समझाता हूं कि पिस्टल की बरामदगी भी कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे रही है कि छोटे हथियारों का आज के दौर में आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इन आतंकियों को इन हथियारों को छुपाने में आसानी हो और वो फटाफट अटैक कर सकें। यह भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मुझे लगता है, जिस पर बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आतंक के आका पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर घेरने की तैयारी की जा रही है और किस तरीके से तैयारी हो रही है यह हम आपको बताते हैं। दुबई और भारत के बीच बहुत अहम समझौता हुआ है और दुबई जम्मू कश्मीर में एक बड़ा निवेश करने को राजी हुआ है। इसके लिए बाकायदा एक MOU जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको साइन कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अब दुबई निवेश करेगा, एक बड़ा निवेश करेगा। हालांकि इसकी रकम क्या है इसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, IT टावर्स बनाए जाएंगे और बहुउद्देशीय टावर भी जम्मू कश्मीर में, यानी कि एक टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका डेवलपमेंट में दुबई
हिंदुस्तान को मदद करेगा। लॉजिस्टिक टावर्स, मेडिकल अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, इन सभी का निर्माण किया जाएगा दुबई के सहयोग से जम्मू कश्मीर में। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का बुनियादी ढांचा है उसके विकास में दुबई की सरकार हिंदुस्तान का सहयोग करने जा रही है। इस्लामिक मुल्क दुबई के कश्मीर में निवेश से अब पाकिस्तान घिर गया है। न सिर्फ घिर गया है बल्कि मुझे यह कहना होगा कि पाकिस्तान चिढ़ गया है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि निवेश को नुकसान की कोशिशों से पाक और दुबई के संबंध बिगड़ेंगे। इस तरह से कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पर बातचीत कर रहे हैं और यह भी जानकारी सामने आ रही है, जानकारी क्या बल्कि बहुत क्लियर है कि अब इस चीज को समझिए कि अगर दुबई निवेश करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में निवेश करता है और पाकिस्तान की तरफ से आतंक को मदद जारी रहती है, तो ऐसे में अगर उस निवेश को किसी तरह से नुकसान पहुंचता है तो दुबई और कई इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं। यह डर भी पाकिस्तान को सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है कि दुबई ने जिस तरह से निवेश को लेकर हामी भरी है जम्मू कश्मीर में, वो चीज पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है। दुबई में काम करने वाले पाकिस्तानियों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। करीब 28 लाख के आसपास जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो दुबई में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो अगर किसी तरीके से दुबई के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, दुबई के इस पैसे को हर्ट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो फिर जो लोग दुबई में रह रहे हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय जांडियाल। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अजय, मुझे ये बताइए कि कार्रवाई लगातार चल रही है पिछले कई दिनों से। 15 आतंकी अब तक खत्म किए जा चुके हैं। ऑपरेशन क्लीन अभी और कहां तक पहुंचा है? आज की क्या डेवलपमेंट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। मेरे पीछे जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, अब वहीं पर आप देखेंगे कि आतंकियों के एक और ठिकाने को जो है वो यहां पे ध्वस्त किया गया है और उसे आग के हवाले कर दिया गया है। जैसे ही लो इंटेंसिटी फायरिंग यहां पे हुई, उसके बाद इस जो हाइडआउट जो पाकिस्तान जो टेररिस्ट हैं जो यहां छुपे हैं पिछले कई दिनों से, उसमें आग लग गई और ये तस्वीरें, आग की लपटें यहां से भी देखी जा सकती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बाटा दुनिया जो जंगल है वहां की। और यहीं पर आपको बता दूं कि हमारे भारतीय सेना के जो शूरवीर हैं, पैरा कमांडोज हैं, वो इस वक्त जंगल के कोने कोने में फैले हुए हैं और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि अभी तक 4 ऐसे ठिकाने जो थे वो अंदर ध्वस्त किए थे। लगातार फायरिंग भी रुक रुक कर इस इलाके में चल रही है क्योंकि आतंकी किस जगह पे हैं। एक टैक्टिकल मूवमेंट है भारतीय सेना के जवानों की और ये आग की लपटें बताती हैं कि जैसे जहां जहां आतंकियों के छुपे होने के ठिकाने हैं, पॉसिबली ये जो जहां पर आग लगी है यहां पर भी ये ठिकाना जो है आतंकियों का ऐसा है जहां पर आतंकी छुपे थे। और उसके बाद जब सेना अंदर पहुंची, उन्होंने इस ठिकाने को देखा तो उन्होंने तुरंत जो है इस पे कार्रवाई की और इसे तबाह कर दिया है। तो ये यकीनन बताता है कि किस तरीके से भारतीय सेना इस वक्त पुंछ के ये पूरे जंगल के इलाके में फैलकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। क्योंकि सिर्फ आतंकियों को मार गिराना चुनौती नहीं है, बल्कि इस जंगल में छुपे आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको भी ध्वस्त करना है। जैसा आपने कहा कि कश्मीर में लगातार आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, खासतौर पर टारगेट किलिंग हुई उसके बाद अभी तक जो है 15 आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल मैं सीधा अपने गेस्ट की ओर चलूंगा। इस डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले अपने जो गेस्ट हैं मैं इनको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ जो सभी 4 मेहमान हैं हमारे इस डिबेट में वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। शौकत चौधरी साहब, प्रवक्ता पीडीपी, वो इस वक्त पैनल में साथ में हैं। फारूक शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, आप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज कादियान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से हमारी सेना ऑपरेशन चला रही है इन आतंकियों के अगेंस्ट, ऑपरेशन क्लीन, क्या यही एक तरीका है काउंटर टेररिज्म अटैक करना? जो आतंकी जिस तरह से आतंक फैला रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, इनके खात्मे का सिर्फ एक यही तरीका है, काउंटर टेरर ऑपरेशंस? ये एक तरीका जरूर है, लेकिन केवल यही तरीका नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों को मार सकते हैं, वो आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। तो उसकी जड़ें तो हमारे पड़ोसी देश में हैं। तो उस पर सरकार का लगातार दबाव रहना चाहिए, जो बना भी हुआ है अभी भी दुबई में, जैसा आपने कहा। तो ये दबाव बना रहना चाहिए जब तक इसकी जड़ खत्म नहीं होगी। ये तो पेड़ है, उगता रहेगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम वो बलिदान भी देते हैं। अगर उनको तो जरूरी है वो छूट दी जाए और खाम उन पर केसेस ना किए जाए। गलतियां होती हैं जब भी आप काउंटर इंसर्जेंसी करते हो, कुछ ना चाहे डैमेज भी हो सकती है, लेकिन
उनको अगर आप कोर्ट कचहरी में, ये हमारी जुडिशरी को भी ध्यान रखना चाहिए और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं जो कुछ भिन्न भाषा बोलते हैं, एक छोटा सा मैं एंडोर्समेंट और करना चाहूंगा अपने सवाल में, एक छोटा सा एंडोर्समेंट और करना चाहूंगा कि ये जो लंबा खिचड़ा है इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मदद करते हैं आतंक को बढ़ावा देने में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। देखिए ऐसा है, जो 370 हटाने के फायदे हैं डेवलपमेंट के, वो तो धीरे धीरे नजर आएंगे, वो इमीडिएट नजर नहीं आएंगे। तो कुछ लोग उसका फायदा उठा के लोगों को बहका रहे हैं कि जो 2 जनरेशन 370 के नीचे रही थी, जिनको लगा था कि कश्मीरियों को फायदा हो रहा है, शायद वो देश के हित में तो नहीं था। तो ये तो टेम्पररी काम है, ये चलता रहेगा, विकास चालू रहना चाहिए। और ये कहना भी गलत है कि हर कश्मीरी इसके साथ जुड़ा हुआ है। 95% से ज्यादा कश्मीरी तो। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं शौकत चौधरी साहब के पास चल रहा हूं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। छुपा के रखते हैं या उनको। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक एक रिएक्शन सबसे हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर डिटेल में हम आगे बातचीत करेंगे। शौकत चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता पीडीपी के। चौधरी साहब, मैं आपसे ये चीज समझने की कोशिश करूंगा, जब आतंकियों के अगेंस्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उस दौरान कई लोग हैं जो यहाँ पर छुपकर इन आतंकियों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, तो फिर महबूबा मुफ्ती उनकी ढाल बन जाती हैं कि भाई आप ऐसे करोगे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे फिर ऐसे जो हमारे ऑपरेशन है वो हिट नहीं होंगे क्या? नहीं, देखिए, जब भी एक ऑपरेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि तो लोग उसमें इन्वॉल्व हूं तो उनको कोई छुपाने की कोशिश करते हैं या उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ये तो सिक्योरिटी का मामला है और सिक्योरिटी को जैसे तो मैं यही तो कह रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। सेना को शक है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी मदद की है, उनको छुपाया है, उनको इन्फॉर्मेशन दी है। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं तो महबूबा मुफ्ती सामने आ जाती हैं, फिर कहती हैं कि भाई ऐसे करोगे तो गंभीर परिणाम होंगे। कैसे फिर होगा? कैसे काउंटर करेंगे टेरर को? ऐसा नहीं है। आप काम तो करने दें ना सेना को अपना। अगर आप आतंकवादियों को मारते हो और उसके लिए सिविलियंस का कॉपरेशन जो है वो आपको जरूरत है, वो आपको मिल रहा है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो वो कम हुई थी। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी चीज को अपनी आड़ बनाकर आम आदमी को परेशान करोगे, क्यों करेगी सेना? क्यों करेगी सेना आम आदमी को परेशान? मुझे बताइए कि सेना आम आदमी को क्यों परेशान करेगी? फिर हम चुप नहीं रहेंगे। मुझे बताइए, यही तो बात है ना कि आप लोग अविश्वास फैलाने की कोशिश करते हैं सेना के अगेंस्ट। मुझे इस एक ठोस मुझे इसका रीजन दे दीजिए कि हमारी सेना आम आदमी को परेशान क्यों करेगी? आप अविश्वास फैला देते हैं। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं वो लोग जो जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपना मकान बनाया होगा, अब घर बनाया होगा, आप उसको उड़ा देंगे, उसकी प्रॉपर्टी को तबाह कर देंगे और अननेसेसरली कहीं पर जो है वो जिसका कसूर कोई नहीं है उसको भी आप जेल में डालेंगे और जिसका कसूर है उसको तो आप निपटें, उसके साथ कानूनी कार्रवाई करें, उससे पूछताछ भी करें। कोई ना तो मना कर सकता है, ना करना चाहिए, ना करता है। वही तो कर रही है महबूबा मुफ्ती, और क्या कर रही है? उसी की आड़ में आप और 50 लोगों को जेल में अगर भरोगे, आप नौजवानों को जो है वो जेल में भरोगे, तो ये कहां तक जस्टिफाइड? नहीं तो ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? जो आदमी जांच कर रहा है, जो आदमी हमारी सेना सीने पे गोलियां खाती है, आपको पता है 9 जवान शहीद हो गए हमारे, आज एक और जवान शहीद हुआ है, रोज जवानों की जाने जा रही है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के हालात में जो चीजें पिछले 2 साल में जिन्होंने जन्म लिया है, आप इस बात को समझें। फैक्ट्स ये हैं कि 2 साल पहले तक जम्मू रीजन के राजौरी और पुंछ में कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 साल से ये सारी एक्टिविटीज क्यों हुई हैं? मरकजी सरकार, बीजेपी की सरकार जो है, उसने जम्मू कश्मीर में इतने गलत फैसले लिए हैं जिससे लोगों की एस्पिरेशंस को ठेस पहुंची है।
और तो तीसरा मिसक्रिएट्स है। जब दो लोग लड़ते हैं तो और लोगों को भड़काने के लिए तो आप हैं। बीजेपी पर आपने सवाल उठाया, मैं इसका बीजेपी से जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना है, लेकिन इसी सवाल को लेकर जो शौकत चौधरी साहब की तरफ से उठाया गया है, इसी सवाल को लेकर मैं बीजेपी के पास चलूंगा। मेरे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, मैं सीधा डॉक्टर ताहिर चौधरी के पास चल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ताहिर साहब, आपकी जो कश्मीर नीति है उसको लेकर अभी सवाल उठा रहे थे पीडीपी के शौकत चौधरी साहब। वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में इस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं लगातार। ये दरअसल बीजेपी की जो कश्मीर नीति है उसमें छेद है और इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। इस पर आपको जवाब देना होगा उनको। देखिए, पीडीपी की तरफ से इस तरह के सवाल, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, पीडीपी वो पार्टी है जिनकी प्रेसिडेंट जब थी तो ये भी कहती थी आर्मी कैंप्स के ऊपर लेके जाते हैं या टॉपिक, बहुत सारे इनके डबल स्टैंडर्ड रहते हैं, करते हैं। इस टाइम पे जो श्रीनगर में हालात हो रहा है, सरकार माननीय प्रधानमंत्री साहब की तरफ की रणनीति अपनाई जा रही है, बेहतर लोगों की। पाकिस्तान के टेररिस्ट वहां हैं ग्राउंड पे, पाकिस्तान की प्लानिंग भी चेंज, 20 साल के बच्चे के हाथ में जा रही है। सर माफी के साथ, डॉक्टर ताहिर चौधरी माफी के साथ, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको करेक्शन करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा ताकि आपकी बात ठीक तरीके से मुझ तक पहुंच पाए। मैं इस वक्त फारूकी शहजाद साहब के साथ चल रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद साहब, जो एक MOU साइन हुआ है भारत और दुबई के बीच, जिसमें अब दुबई कश्मीर में निवेश करने वाला है, इससे एक विश्वास बढ़ेगा कश्मीर के लोगों के अंदर। ये बात मुझे लगता है शायद पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की, मुझे बुलाया और बेल आखिर मेरी बारी भी आ गई। मुझे मेरी आवाज की गूंज वापस आ रही है, अगर साउंड का इको आप किसी तरह से बंद कर पाए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। सर मैं बोल देता हूं, आप बोलिए, अब मैं यहां से ठीक करवाता हूं, अब आप बात रखिए अपनी। अच्छा, गुजारिश ये है कि दुबई क्या करता है, दुबई क्या नहीं करता, या यूएई की हुकूमत अगर वहां पे कोई एक्टिविटी है तो पाकिस्तान को इस हद तक एतराज हो सकता है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादें मौजूद हैं। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को बसाने के खिलाफ हैं, हम अपने कश्मीर में किसी को यहाँ पे लोकली पाकिस्तानी को ना तो वहाँ पे खरीदारी की इजाजत है, ना वहाँ पे बसने की इजाजत है। और आपने ये इकरार किया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके बाद अगर आप अपनी इस बात से मुकर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आती ताहिर साहब किस डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आपने कश्मीरियों को वो तमाम राइट्स जो कि आपके आइन में लिखे हुए थे, आपने एकतरफा तौर पर आपने उनसे छीन लिए। जनरल कादियान अभी कह रहे थे कि जी मसले की जड़ जो है वो तो हमारा इंटरनल मसला है ना सर, मादरत के साथ वो हमारा इंटरनल मसला है और कश्मीरियों के अधिकार देखने के लिए हमारी सरकार है। मसले की जड़ तो आपके आंगन में लगी हुई है, कश्मीरियों के अधिकार देखने के लिए हमारी सरकार है। आप जो POK में आतंकी कैंप चलते हैं बस उनको देख लें। किया गया था राय शुमारी का, जब तक उस वादे के हवाले से इमरान साहब POK में जो आतंकी कैंप चलते हैं उनको देख लें, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। कश्मीरियों के लिए क्या करना है वो हमारी सरकार देख रही है। नहीं, आपकी सरकार क्या देख रही है, मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद है कि आखिरी दफा कश्मीर से फौज के बगैर आपने अमन वाला कश्मीर कब देखा था? एक छावनी बना डाला। हम आतंकी बुरहान वानी को हम आतंकी बुरहान वानी का खात्मा करते हैं तो आपके PM साहब उसको शहीद कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और फिर कहते हैं कि आतंक कौन फैला रहा है? ओसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान से, फिर कहते हैं आतंक कहां, कसाब कहां से आया था? बात आप करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कलभूषण यादव कौन है। मैं तो आप वानी की बात करते हैं, वानी को हम इसलिए शहीद कहते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम उसके साथ बिल्कुल कोई, जो आपके साथ हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। UNGA में ईरान ने आपका साथ नहीं दिया। UNGA में आपको उम्मीद थी कि ईरान आपके पक्ष में बोलेगा। इमरान साहब बड़े आशान्वित थे कि हमारे पक्ष में बोलेंगे कश्मीर को लेकर, कुछ नहीं बोला ईरान ने वहां पर, UAE ने कुछ नहीं बोला वहां पर। ईरान, UAE, सऊदी अरब, किसी के कहने से कुछ नहीं होता हुजूर। कोशिश तो यही ना इमरान साहब की, कोशिश तो इमरान खान की यही है कि सभी मुस्लिम देशों का सपोर्ट ले लिया जाए, लेकिन अब दुबई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, दुबई कश्मीर में पैसा लगा रहा है, दुबई कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, फिर हिम्मत नहीं हो पाएगी आतंकियों को भेजने की, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वहां से अरबों डॉलर का कर्जा लिया हुआ है।
और जनाब मैं कहता हूं कि हम अपनी खुदी के ऊपर किसी कर्जे को नहीं देखते। अगर सऊदी अरब को या यूएई को कोई शौक है और आपको लगता है कि वो हमें इस हवाले से अपने असूली और इखलाकी मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे, तो ये गलतफहमी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ईरान जो करता है वो अपने राज कादियान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, गलतफहमी किसको है जरा बता दीजिए, गलतफहमी किसको है? ये जो डिप्लोमेटिक एक्ट हुआ है दुबई के साथ एमओयू का, ये भारी पड़ेगा पाकिस्तान पर। अब दुबई के पैसे से अगर कश्मीर में इंफ्रा डेवलप होगा और पाकिस्तान के आतंकी उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर किसका नुकसान होगा, किसके कान मरोड़े जाएंगे? ओ हुजूर, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं कि जब सऊदी अरब को दिफा की जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखता है। यूएई के साथ लगा हुआ कुवैत का मुश्किल में था तो उसको अमेरिका से फौजें बुलवानी लगी। ठीक है, मैं इस पर राज कादियान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपका रिएक्शन, राज कादियान साहब। देखिए, पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्रीज में भी अलग थलग पड़ रहा है। पहले उनको ओआईसी में धक्का मारा, जब इमरान खान सऊदी अरेबिया को हटा के खुद एक वर्ल्ड मुस्लिम लीडर बनना चाह रहे थे तो क्या हर्ष हुआ उसका, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। तो जब दुबई वाले आएंगे कश्मीर में तो उसमें और धक्का लगेगा। इसमें तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। जो उनके नापाक इरादे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीरी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जी। मैं उनको सलाह देता हूँ, आप अपने बलूचिस्तान वाले भी हक के लिए लड़ रहे हैं, पश्तून भी हक के लिए लड़ रहे हैं, आप अपना ध्यान। जनरल कादियान, अगर बलूचिस्तान के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की कोई करारदाद मौजूद है तो मैं बिल्कुल आपके मौक़िफ़ की तायद कर देता। देखिए, कैसी बात करते हैं आप? बलूचिस्तान में एक मिनट, बलूचिस्तान में आपने अकबर बुख्ती को मिसाइल के जरिए मारा था, 81 लोगों की मौत हुई थी। जब हम पैलेट गन इस्तेमाल करते हैं तो आप दुनिया में शोर करना शुरू कर देते हो। वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो तो 48 में शुरू मैंने आपसे सिंपल एक सवाल किया है कि एक मसला बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर हल तलब है, आपने खुद तस्लीम किया, अक़वाम मुत्तहिदा में आपने वादा किया कि आप उनको रायशुमारी करवा, हमने कहीं हमने वादा किया था। जो आप पूरा करने के प्लेबिसिट की बात कर रहे हो, एक मिनट, जो आप प्लेबिसिट की बात कर रहे हो उसके 3 स्टेजेस थी। पहले स्टेज में पाकिस्तान के सारे नुमाइंदे, सिक्योरिटी फोर्स और सिविलियन कश्मीर से बाहर जाने चाहिए थे ताकि प्लेबिसिट सही तरीके से हो। आपने पहली स्टेज ही पूरी नहीं करी तो दूसरी तीसरी स्टेज कैसे शुरू हो सकते हैं? तो हम पर ब्लेम करना सही नहीं है। अगर प्लेबिसिट नहीं हो पाया इन 49, वो आप लोगों की वजह से नहीं था। आप उसको कश्मीर के साथ अगर सिक्योरिटी फोर्सेज बाहर नहीं जा रही, ताहिर चौधरी की आवाज अगर अब ठीक है तो मैं उनके पास चलना चाहूंगा क्योंकि उनका एक रिएक्शन अभी नहीं हो पाया है, उनकी आवाज ऑडियो ठीक नहीं थी। मैं एक बार फिर से मैं चल रहा हूं डॉक्टर ताहिर चौधरी के पास। डॉक्टर चौधरी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपकी कश्मीर नीति पर तो मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन मुझे सवाल पूछना ऐसी पार्टियों को के ऊपर आपकी नीति का भी है जो पार्टियां हैं हमारे देश में, हैं कश्मीर में, लेकिन भड़काने का काम करती हैं। ऐसी पार्टियां जिनके साथ आपका गठबंधन भी रहा है, ऐसी पार्टियों को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, जरा ये बताइए। देखिए, सरकार की स्ट्रेटजी बहुत अभी भी साउंड की कुछ प्रॉब्लम है, इको की प्रॉब्लम आ रही है साउंड की। जी, आपकी आवाज मिल रही, बोलिए सर। मैं कह रहा था कि सरकार 70 साल के बाद एक ऐसी सरकार की टीम का आना कि एक नियत है, कश्मीर को लेके, जम्मू को लेके, डेवलपमेंट को लेके, उसमें कश्मीर बहुत तेजी से आगे पीछे कहीं रीजनल पार्टीज के लोगों को, पार्टी के एजेंट जो पाकिस्तान से बार बार इस लगा रहता है इस तरह के आप किए जाएं तो पाकिस्तान को पानी भी। जब पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान चल रहा है तो मुझे लगता है कि ज्यादा अगर इस तरह के हालात तो पाकिस्तान तो हमारे देश की तरफ से बचेगा, जिस बार बार मिला किया और पाकिस्तान की, लेकिन बदतमीजी है बार बार लोग कर हालात खराब करना तो ना जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, ना सरकार, जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनको जमीन के नीचे से भी निकाल, जहाँ उनकी जगह है उनको वहां पहुंचाने का हमारी
बार बार इस चीज को बता दिया है। ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, तो मैं एक रिएक्शन शौकत चौधरी साहब से ले लेता हूं। शौकत चौधरी साहब, जो सेना हमारा ऑपरेशन कर रही है आतंकियों के खात्मे का, उसको सपोर्ट करते हैं आप? भड़काना बंद करेंगी महबूबा मुफ्ती या नहीं आम कश्मीरियों को सेना के अगेंस्ट? नहीं, जम्मू कश्मीर का हर एक वो आदमी जो जम्मू कश्मीर का निवासी है वो अपनी फौज के ऊपर गर्व करता है, और हर उस ऑपरेशन में जो हमारे मुल्क के हक में किया जाएगा, हम उसके साथ हैं, हमारा कॉपरेशन है। लेकिन क्या ये सवाल आप सरकार से पूछते हैं कि सरकार का जो बनता है, सरकार की जो ड्यूटी बनती है, प्रवक्ता बैठे भाई सरकार के, आप पूछिए ना साथ में, इसीलिए तो बुलाया उनको, और किसने बुलाया? नहीं, सरकार से आपने ये पूछा है कि आप जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनके साथ आपका क्या रवैया है? आपने जम्मू कश्मीर के, अरे भाई आपके साथ गठबंधन में रहे हैं वो, आपने तब पूछा सवाल? पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन था, आपने तब पूछा सवाल? लोगों को आपने जो है ओपन जेल, आपने पूछा? जो है वो जेलों में भर दिया है। गठबंधन कुछ सोच समझ के किया होगा ना, आपने पूछा उनसे? और भड़काने का काम, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ सर, भड़काने का काम नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा लोगों की सर भड़काने का नहीं, ढाल बनने का भी काम करती है महबूबा मुफ्ती। क्यों वकालत करती है बार बार? क्यों पाकिस्तान की वकालत करती है बार बार? कहते हैं, सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट, इसको आप भड़काना कहते हैं सर, वो भड़काना नहीं है। वो ये भड़काना नहीं है तो क्या है? जब एक्शन हो रहा है जिन लोगों के ऊपर, एक्शन हो रहा है, जिन लोगों के ऊपर शक है कि उन्होंने आतंकियों को मदद पहुंचाई है, उनको अगर डिटेन किया जाता है, उनसे अगर सेना पूछताछ करती है, तो उसमें क्या परेशानी है आपको? क्यों भड़काती हैं? उस टाइम क्यों ऐसे स्टेटमेंट देती हैं कि आप इनको डिटेन कर रहे हैं, इनको हिरासत में ले रहे हैं, अंजाम अच्छा नहीं होगा, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे? क्यों भाई, क्यों? वो रियल इश्यूज से आप हट जाएंगे और आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे, तो ये सही नहीं है। हमें हक है कि हम अपनी आवाज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को ठीक है, लास्ट रिएक्शन जनरल कादियान, आपका इस पर रिएक्शन, इस तरह की पार्टियों का क्या इलाज है जो लोगों को भड़काती हैं सेना के अगेंस्ट, सेना के एक्शन के अगेंस्ट? 30 सेकंड्स। देखिए, प्रजातंत्र में सवाल पूछना तो सबसे आसान काम है। सब लोग यही कह रहे हैं सरकार अपनी नीति साफ करे, लेकिन अच्छा सवाल वो होता है जो साथ में सुझाव भी लाए कि अगर आप होते तो आप क्या करते। वो तो किसी के पास है नहीं। सवाल पूछना तो प्रजातंत्र है, हमारी फ्री डेमोक्रेसी, कोई भी पूछ सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, उन पर दखल आप मत डालें, वो अपना काम सही करते रहेंगे, उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त है इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे जारी है।